मनोज झा साहब जब आरजेडी ज्वाइन करते हैं, मतलब ज्वाइन करने की बात नहीं, मैं मनोज झा और आरजेडी को देखता हूँ, सिकंदर बख्त और बीजेपी को देखता हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम, समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र को देखता हूँ। तो ये जो नाम है ना, तीन कॉम्बिनेशन अलग अलग वक्त के अलग अलग लोगों के, ये है इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी, यह है इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी। ऐसा मैं समझता हूँ कि लालू जी को चाहिए मनोज झा, ताकि वो जो जाति का नैरेटिव बना हुआ, मान लीजिए नैरेटिव को मानते हैं, सच झूठ तो पता नहीं ना क्या हो रहा है, नैरेटिव है। बीजेपी को चाहिए कि वो हिंदुओं की पार्टी है, तो उसको एक नैरेटिव चाहिए कि मुसलमान चाहिए, तो वो सिकंदर बख्त चाहिए, कभी कभी मुख्तार अब्बास नकवी चाहिए, कभी शाहनवाज हुसैन चाहिए। समाजवादी पार्टी को यादवों ओबीसी से निकलना है तो जनेश्वर मिश्र चाहिए। आरजेडी सब पार्टियों का समर्थन करती है, मान लिया, मैं आपकी बात मान लूँ, मुझे कोई बहस नहीं करनी आपसे। 1997 में पार्टी बनी है। आज मैं याद कर रहा था कि क्या कॉम्बिनेशन होता है। 1977 में जनता दल से निकलते हैं लालू यादव और कांग्रेस से निकलती है ममता बनर्जी, दोनों का एक कॉम्बिनेशन, ऐसे ही कोइंसिडेंस की बात कर रहा हूं। 97 नहीं कह रहा हूं मैं, 97 कोइंसिडेंस। 98 ममता जी 98 में बनती है पार्टी 1 जनवरी 19। आज मैं याद कर रहा था 97 में क्या हुआ, आपको जानकारी है कि नहीं, कि कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था नेताजी इंडोर स्टेडियम में, ठीक है। तो नेताजी इंडोर स्टेडियम में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, संतोष मोहन देव जी हुआ करते थे, वो चीफ विप थे, जितेंद्र प्रसाद, जो जितेंद्र प्रसाद के फादर हैं, वो बड़े लीडर होते थे। वो अधिवेशन अंदर एसी में चल रहा था और बाहर ममता जी यूथ कांग्रेस के लीडर्स के साथ प्रदर्शन कर रही थी, और उस समय उन्होंने नारा दिया आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर्स, और आउटसाइडर्स ने एक पार्टी बना ली। आज वो फुल सर्किल घूमकर वहीं आ गया जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस खड़ी है। ऐसे 97 में जनता दल से निकल कर लालू यादव आए। मैं ये नहीं कह रहा कि लालू यादव जी ने कोई पॉलिटिकल डिच किया, बेईमानी की या नहीं की, लेकिन ये सोशलिस्ट के बिहेवियर, ये थोड़ा सा अलग आ गए हम। आज आपने जब बात की तो सोशलिस्ट के शायद बिहेवियर में है कि वो साथ रहते नहीं हैं। वो कर्पूरी ठाकुर से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर चौधरी चरण सिंह से लेकर मुलायम सिंह से लेकर लालू यादव से लेकर कभी रहते नहीं है। एक कास्टिस कहावत है, कास्टिस है, हो सकता है मैं कहूँ तो पता नहीं आपत्ति हो, उत्तर प्रदेश में कही जाती है कि 9 कानून जिए 12 चूल्हे। समाजवादियों के लिए भी ये कहा जा सकता है। वो रहते नहीं हैं अपने साथ, और जब फिर कभी कभी ये बात होती है इंडिया ब्लॉक के गठबंधन की, तो उसमें सारे के सारे समाजवादी हैं, वो कभी साथ नहीं रहते। वो मधु दंडवते हो, वो मधुलिमी हो, वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, ये सारे उदाहरण मैं आपको एक बात कहूँ, ये अलग है रेफरेंस, लेकिन ऐसे याद आ गई बात। और इसमें ये मत इसको बुरा मत मानिएगा। आपको भी अपनी कंपनी, अपने दोस्तों को बदलना होगा जिनको आप सुनते हैं जी, या जिन किताबों को पढ़ते हैं जी। थोड़ी नई किताबें पढ़िए जी, थोड़े नए विश्लेषण के तरीके ढूंढिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, हम जैसे लोग आपके समक्ष हैं, सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। आज आपके यहाँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, नहीं कुछ भी हो जाए, आपका ये आर्काइव में रहेगा ना, कभी आप नहीं पाइएगा कि मैंने आंख मिचौनी खेल ली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ। तो मुझे चूंकि आपने एक पूरी श्रृंखला बताई, कितनी आसानी से जनेश्वर मिश्र जी का कद आपने छोटा कर दिया, कितनी आसानी से लोहिया जी तक को अपने उसी खांचे का कद छोटा नहीं कर। जनेश्वर जी इसमें मिला, मैं आपने सवाल मुलायम सिंह यादव को जरूरत है जनेश्वर मिश्र की। आपने सवाल पूछा, अब मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आपके सवाल कर रहा हूं, नहीं आपका रेफरेंस मुलायम सिंह यादव को जनेश्वर मिश्र चाहिए, जनेश्वर मिश्र का कद मैं छोटा, दोनों को दोनों चाहिए। आप कहां एक तरफा बातें कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी की बात कर रहा हूं मैं। नो, दैट्स अ पुअर फ्रेज, वेरी पुअर फ्रेज। Mulayam Singh doesn't need intellectual legitimacy. Lalu ji doesn't need intellectual legitimacy. And I don't need affirmation from anyone. Why are you here? देखिए, चॉइस होती है, पॉलिटिकल चॉइसेस आइडियोलॉजी पे होती है, जो कि आज के दिन में नहीं महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण नहीं है। आज तो वो जो कहते हैं ना कि इधर दिखता रहे और शाम को उधर का हो जाए, और जो इधर का दिखता है उधर का हो जाए। बहुत तारीफ होती है कि ये देखो वो आदमी अपने कमरे में बैठा जो चाणक्य है ना, वो उसने बैठे बैठे सेट कर दिया।
आई डू एग्री। उस तरह के एनालिसिस से आप ये हासिल करिएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत में समाजवादी आंदोलन की एक धारा रही है जी। और आज भी आपसे कह रहा हूं, आज भी ये है। टेम्पररी उतार चढ़ाव पे मत जाइए। नहीं, मैं पावर के साथ नहीं जोड़ता किसी सिस्टम को। मुझे खत्म कर लेने दीजिए। आज उतार है, ये चढ़ाव भी होगा। और जिस दक्षिण पंथ के गीत गाए जा रहे हैं ना, एक दिन लोगों को एहसास होगा कि उस दक्षिण पंथ ने उनका पेट काट दिया है, उनके दिमाग में भूसा भर दिया है, उनको गोबर खिला रहे हैं, गोबर शाब्दिक तौर पे नहीं, गोबर खिला रहे हैं ज्ञान के नाम पर। सुबह सुबह व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, हम जानते हैं हम उतने व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं भेज सकते, हमारी क्षमता नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन स्पेंगलर कहते हैं ना राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, तो उसी तरह राइज एंड फॉल ऑफ आइडियोलॉजी होता है। बस थोड़ा इंतजार करिए और बाइनरी में चीजों को युग्मक में मत देखिए। चिंता सर ये नहीं है, मेरी चिंता दक्षिण पंथी नहीं है, मेरे पास तो कोई व्हाट्सएप नहीं आ रहा। नहीं आपके पास नहीं आ रहा, लेकिन आपकी शब्दावली में अगर वो शब्द प्रवेश कर चुके नहीं, प्रवेश नहीं कर चुके, नहीं कर चुके हैं, फिर से बात करते हैं ना, फिर पॉलिटिकल ऑनेस्टी पर आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके शब्दों का चयन ऐसा होगा ना, तो हम जैसे लोगों को भी लगता है काटिए ना। मैं इसे देखिए, मैंने कहा ना, मैं उन पत्रकारों में से नहीं कि जो मैं अपनी बात, मैं आपको सुनने आया हूँ, तो आप मुझको सुनिए। हाँ। तो जो मैंने आपसे कहा वो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि धाराएं विलीन नहीं होती हैं। धाराओं को समझने के लिए युग्मक का इस्तेमाल मत करिए कि इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी, दे डोंट नीड लेजिटिमेसी। मास लीडर को ना लेजिटिमेसी नहीं चाहिए होती है, मैनेजेरियल लीडरशिप को लेजिटिमेसी चाहिए होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरिस्मेटिक मास लीडर एंड मैनेजेरियल लीडर, और इस पर काफी विस्तार से लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है। आप दक्षिण पंथ पर चर्चा करेंगे तो हम दक्षिण पंथ पर करेंगे, मुझे तो आपत्ति नहीं, दक्षिण पंथ पर तो चर्चा होनी चाहिए क्योंकि अभी समाज दक्षिण पंथ का ज़्यादा चल रहा है। लेकिन फिर से मैं पॉलिटिकल ऑनेस्टी पर आता हूँ आपके साथ, पता नहीं क्यों पॉलिटिकल ऑनेस्टी पर बात। बिल्कुल करिए ना। जो आपने कहा कि सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहे, यदि चौधरी चरण सिंह की बात करूँ, मैंने उस समय से, मैं आप शायद बाद में आए, मैं उससे पहले से चौधरी चरण सिंह को देखता हूँ। वो चौधरी चरण सिंह वो नहीं, मैंने भी नहीं देखा लेकिन पढ़ा। चौधरी चरण सिंह वो आदमी है, जब जनता पार्टी बन रही होती है तो सबसे पहले तोड़ने वाले वो आदमी होते, बनाने ही नहीं देते। पहली बात तो यदि आप पढ़ेंगे कभी जनता पार्टी जब बन रही थी तो, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाने की मांग रखने वाले आदमी होते हैं चौधरी चरण सिंह। और मोरारजी देसाई की सरकार गिरती है तो चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी ये सब जानता हूँ, पढ़ चुका हूँ। नहीं, आप कई किताबों में, हाँ कई किताबों में। लालू जी के लिए अभी हमने नीतीश कुमार जी के लिए बहुत कहा पलटू राम, लेकिन वो पलटू राम तो नरेंद्र मोदी भी हैं, वो पलटू राम तो लालू यादव भी हैं। नीतीश कुमार को क्यों विलेन बनाना? खाली लालू यादव भी तो उनके साथ आए, गए कि नहीं गए? पलटू राम लालू यादव भी हैं और अमित शाह भी हैं। नहीं, क्योंकि नहीं, सुन लीजिए मैम, हाँ बिल्कुल, हम पलटू राम तो तब भी हो रहे हैं ना, और वो पावर के लिए हो रहे हैं। और आप बनाते हैं इंडिया ब्लॉक, 2023 की 22 की बात कर रहा हूँ, और आप बनाते हैं राहुल गांधी को दूल्हा जब नीतीश कुमार बनते हैं इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? नहीं, तो आपका सवाल क्या है? मैं सवाल ये कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप समय के अपने हिसाब से चीज, लालू यादव इंडिया ब्लॉक को मैं पहले ही गलती के तौर पर समझता हूँ, मैं समझता हूँ, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं कि जब नीतीश कुमार को, जो वो उधर से इधर आ गए थे, किन कारणों से आए मैं उस पर नहीं जा रहा, ये कैसे नहीं जाइएगा, किन कारणों से आ गए, ये कमाल की बात कर रहे हैं। कारणों को नहीं, पहले पूरा सवाल, मैं ये सवाल ये कर रहा हूं से पूछ लीजिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक की वो बैठक जिसमें नीतीश कुमार उठकर गए, उसकी एक बड़ी वजह ममता बनर्जी थी, दूसरी बड़ी वजह लालू यादव थे, जिन्होंने राहुल गांधी को दूल्हा कहा उस बारात का? कहाँ की बातें जोड़ते हैं? दूल्हे की उपमा उन्होंने पटना में दी थी। मैं उस रेफरेंस की बात कर रहा हूं। प्लीज। और वो मीटिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिससे नीतीश जी निकले, वो दूसरे जगह पे हुई, लेकिन वो रेफरेंसेस तो नहीं प्लीज। आपने क्या किया फिर? घोर अवैज्ञानिक काम किया। दो अलग अलग, इसी को कहते हैं एड ऑन तो होती है। नहीं, सुनिए तो,
इसको कहते हैं हमारे यहाँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट होते तो मैं कहता कि रेफरेंस चेक किया करो, ये पुअर रेफरेंसिंग है। खैर उसमें मैं नहीं पुअर रेफरेंसिंग नहीं है, मुझे दोनों जगह अलग अलग पता, मैं ये नहीं कह रहा कि उस बैठक में मर्ज मत करिए दोनों जी, मर्ज चीजों नहीं को। कर रहा। आपके सवाल में दोनों मर्ज हो रहे थे। मैंने विस्तार से एक व्यक्ति को अभी हाल में इंटरव्यू दिया है और उन्होंने अपने अखबार में भी छापा है, नीतीश जी गए नहीं थे, ले जाए गए थे। जिस चाणक्य के गुण गाए जाते हैं ना मीडिया में, उन चाणक्य महोदय ने कुछ सिलसिलेवार ढंग से तैयारी की, तो मैं कतई नहीं मानता कि नीतीश जी गए थे, नीतीश जी ले जाए गए थे। अब तो इस सवाल का जवाब यहीं खत्म हो गया। हाँ चलिए, मान लिया। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, अमित शाह बोलिए ना, चाणक्य क्यों बोलते हैं? नहीं देखिए, चूंकि मैं कुछ व्यक्तियों के नाम, वैसे कितने व्यक्तियों के नाम आपने मेरे मुंह से सुने। मैं व्यक्ति केंद्रित विमर्श में जाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं इस देश में ईडी, आईटी, सीबीआई की क्या भूमिका है, मीडिया पर, मीडिया बैरोन्स पे क्या इसका प्रभाव है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया ब्लॉक जो आइडिया था ना, वो एक आइडिया के रूप में चूका नहीं है, वो एक वैकल्पिक प्रस्थापना का आइडिया था। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, ऐसा थोड़ी है, लेकिन वो आइडिया वो बरकरार रहेगा। और वो आइडिया इसलिए आवश्यक है क्योंकि इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, संभवतः जब तक आप ये वीडियो रिलीज करेंगे तब तक मीडिया में एक गाना बजाया जाएगा कि नेहरू के कंटिन्यूअस टेनियर को मोदी जी पार कर गए। वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपका नहीं है, आपका नहीं है। मैं आपको जो कह रहा हूं वो उसको गौर से सुनिए। मैंने इस पर विस्तार से लिखा। लोग गंभीर चर्चा और गंभीर विमर्श नहीं चाहते। नेहरू को कौन सा हिंदुस्तान मिला था? लहूलुहान। मैं इस पर चर्चा करता हूँ, आप इस लाइन पे हम दोनों एक हैं मेरे ख्याल से। तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन अब वो तुरही बजेगी इस माहौल में जहां नीट के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सीयूईटी के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 12 में अगर आप पत्रकारिता कर रहे होते ना, तो आप कहते इस्तीफा दो, पीएम इस्तीफा दो, क्योंकि इस आत्म केंद्रित कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा बेमानी है, क्योंकि मंत्रीगण अपने कमरे का गमला तक नहीं बदल सकते, टेबल का साइज और टेबल की दिशा तक नहीं तय कर सकते। तो बक शुड स्टॉप समवेयर एंड वी ऑल नो वेयर। प्राइम मिनिस्टर से होना चाहिए था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मर जाएं दिल्ली में आगजनी में, सवाल सिस्टम पे आके ठहर जाएगा कि सिस्टम दुरुस्त करना होगा। सिस्टम के पीछे के व्यक्ति, उसका नाम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की चर्चा नहीं होगी। इसलिए जिस युग की बात आप कर रहे थे, जिस युग से मेरे से सवाल कर रहे थे, और इस युग में इतना बड़ा फर्क आ गया है कि हमें उस फर्क को पाटने में, और कल को अगर एक वैकल्पिक सरकार बनती है, एक अलग सी सरकार बनती है जो इनसे अलग होगी, तो इस देश के कल पुर्जों को रिपेयर करने में कई वर्ष लग जाएंगे। चाय भी आ गई मनोज झा साहब। चाय भी उतनी गर्म जितनी बातचीत गर्म हो रही है। नहीं, गर्म कतई नहीं हुई। गर्म मतलब कि विषय गर्म थे। सर, मैं नारी वंदन अधिनियम पर आपका भाषण सुन रहा था लोकसभा, राज्यसभा में, माफ कीजिए, 12 साढ़े 12 मिनट का भाषण, 13 मिनट का भाषण। उसमें नारी वंदन को लेकर आपने थोड़ा सा रिएक्ट ऐसे किया, तो उससे जुड़ा एक सवाल मुझे समझ में आया कि क्या सेक्युलर पार्टीज़ के लिए ये जो कल्चरली अनकंफर्टेबल होता है हिंदू सिंबोलिज्म? नहीं, ऐसा कतई नहीं। मैं आपको हिंदू आइडेंटिटी नहीं, ये मेरा इस पर थोड़ा काम भी है, और मैं इस मामले में लोहिया जी को बहुत मानता हूँ। रामायण की लोहिया जी ने तो रामायण मिला, वही मैं कहने ही जा रहा था कि मेरा दृष्टिकोण है। जैसे मैं बिहार के जिस क्षेत्र से आता हूँ, हमारे जो रामायण या रामचरितमानस, तो मिथिला से हैं, रीडिंग तो मिथिला रामचरितमानस के बिना कैसे पूरी होगी? नहीं, लेकिन हमारे सीता केंद्रित है। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हमारी परवरिश में धार्मिक सिंबल ओढ़ी हुई नहीं थी, मतलब उस आस्तीन में लेकर नहीं चलने वाली। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ऐसा था। वो चीज, ये जो आडंबरवाद है, आडंबरवाद से थोड़ा भेद है। और आज भी जैसे घर में या कहीं क्राइसिस हो, मेरे पिता एक दौर से गुजर रहे हैं, तो जाहिर है ईश्वर आपके
अंतर्मन में हमेशा होते हैं। ईश्वर आपके पिताजी को दीर्घायु करें। वैसे मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि इस राजनीति के व्यस्त जीवन में भी आप इस तरह से पूरी सेवा में नहीं, लगे पूरा रहते हैं। परिवार इसमें मैं समझता हूँ कि लगा हुआ है। खैर, मैं आपके उस पर आता हूँ कि हमारे लिए वो दिक्कत नहीं है सिंबॉलिज्म, बल्कि नेहरू ने तो इस देश को सिखाया। नेहरू ने सिखाया कि सारे सिंबल एक साथ रह सकते हैं। एक सिंबल दूसरे से कभी ये नहीं कहेगा कि चल दूर हट, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, तू हमारे हिंदुस्तान में नहीं रह सकता। तो ये जो सिंबल के बीच भी एका थी, जो मैं अपनी एक किताब में भी लिखा है, कोalition के पक्ष में मैंने एक किताब लिखी है, इन प्रेज ऑफ कोalition एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, जिसमें मेरा मानना है कि भारत अपने आप में एक कोalition है। भारत का विचार कल्चरल कोalition है, रीजनल कोalition है, लिंग्विस्टिक कोalition है, फूड कोalition है, वर्शिप कोalition है। जहां ढूंढिए हर राज्य का एक कोalition का कैरेक्टर है, जो आगे बढ़ता हुआ केंद्र तक करके उसकी नियति तय करता है। लेकिन जैसे आपने हिच दिया, मैं उसको 2 बार सुना दोबारा से। जी, पहले पार्लियामेंट में भी सुना था, लेकिन अभी दोबारा से सुना तो जो आपका रेस्पॉन्स था ना, उसमें लगा मुझे कि केवल आपको नारी वंदन अधिनियम से नहीं भाई, आपको मैं स्पष्ट करूं, मुझको उससे नहीं है। मुझको लगता है ना कि इन दिनों मतलब बिल की जो आत्मा उससे परेशानी हो तो समझ आती है। नहीं, इन लोगों ने इस बीच में जितने भी बिल्स के नाम रखे, माफी के साथ कहता हूं, बिल्स ऐसे होना कि वो पॉपुलर तुरंत हो जाए। अभी उन्होंने मनरेगा को किया है वी राम जी, कुछ किया। मैं देख रहा था कि हमारे मिनिस्टर साहब शिवराज सिंह जी बिना कागज देखे बोल ही नहीं पा रहे थे। मैंने हंसते हुए हास्य में कहा भी कि साहब नाम छोटा रखते ना, और कि तुरंत में आ जाए। आप ये लंबा लंबा नाम रख देते हो, कोई मिनिस्टर नहीं ढंग से बोल पाता है, ब्यूरोक्रेट उसका एक ऐसा एक्रोनिम बना लेता है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। वो ब्यूरोक्रेट्स भी उसी तरह से करते हैं, वो राणा के चेतक हैं। हमने वही कहा, पुतली से पहले मुड़ जाते हैं। इसलिए ये कभी भी संभव है हमारे देश में। आसान शब्द नहीं है क्या हमारे पास? जो वही बात मैं कह रहा हूँ, जो चीज आसानी से समझाई जा सकती है। हमारे एक शिक्षक थे, उसके बारे में मैं एक लाइन हास्य में कहूंगा। उनके बारे में यह मशहूर था कि आसान से आसान टॉपिक उनको दे दो, वो उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। पढ़े लिखे होने की निशानी। हाँ, वो इतना कॉम्प्लिकेट कर देते थे। और इंटरेस्टिंगली मैं एमए का छात्र था, तो उनके पढ़ाई हुई चीज को बाद में मैं अपने क्लास में दोस्तों को पढ़ाता था। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया, ऐसे क्यों नहीं समझा देते? तो वो क्या है ना, कई दफा कई लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि जितना कॉम्प्लिकेट करोगे आपकी एक्सेप्टेंस उतनी बढ़ेगी। नहीं, जैसे इस सब्जेक्ट पर चलें, वैसे भाषण के एक आखिरी हिस्सा भी बहुत चर्चा में रहा आपका, कि जब आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता से ख़त्म किया और ठाकुर का कुआं पढ़ा, जिसको मैं सुन रहा था कि मुझे कोई विवाद उसमें नहीं लगा, क्योंकि आपने उसको 2 बार क्लैरिफाई भी किया। लेकिन ठाकुर का कुआं में क्या है? ये ठाकुर का कुआं तो वैसे जिंदा है ना? नहीं, मैं तो देखिए सीधी सी बात कह रहा हूँ, उस पर इतना उस वक्त हुआ, लिखा गया। मैं मानता हूँ कि प्रेमचंद की कहानी थी और वाल्मीकि जी ने उस पर कविता लिखी। मेरे स्वयं के अंदर एक छात्र ने पीएचडी की है इस तरह के लिटरेचर पे, जिसमें वाल्मीकि जी का काफ़ी लिटरेचर है, और मैंने उसको आधिपत्य समझाने के लिए किया था। ठाकुर का कुआं मतलब आधिपत्य समझाने के लिए। और बाद में बहुत दुख हुआ कि कई मेरे दोस्तों ने भी मुझसे कहा, कह रहे तुम्हारी तो वोकैबुलरी, तुम्हारे पास तो और इतना। मैंने कहा देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आहत हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी को भी, 2 व्यक्ति भी मेरी किसी बात से आहत हो, जैसे इस इंटरव्यू में आपको अगर मेरी किसी बात से आहत होंगे, तो ये मेरे लिए कतई गर्व का क्षण नहीं होगा, मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या इस देश में, जैसे अगर मैं ब्राह्मणवाद की बात करूं, ब्राह्मण नाराज क्यों होगा भाई? ब्राह्मणवाद तो किसी में भी हो सकता है। ब्राह्मणवाद कोई कास्ट से रिलेटेड वही, लेकिन वो जो एक, माफ कीजिएगा, आधुनिक हम हो रहे हैं, लेकिन एक लेवल पे हम उतनी ही तेजी से पीछे जा रहे हैं। और ये आधुनिकता और मध्ययुगीन चीजें एक साथ चल रही हैं। और जो, जैसे मैंने सच्ची रामायण पढ़ी, यहाँ रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन मुझे डीएमके, एआईडीएमके के साथियों ने बाद में तमिलनाडु के अखबारों की कटिंग भेजी। तो
क्यों हम कल्चरली एक जैसा नहीं सोच सकते हैं? बाय एंड लार्ज पेरियार तो नेशनल आइकन है, आप उनकी हर बात से सहमत नहीं हो सकते हैं। नेहरू की हर बात से सहमत नहीं हो सकते हैं। नेहरू से लेकर मतलब ईश्वर की हर बात से सहमत नहीं हो सकते हैं। हिंदुइज्म में ये और लेकिन हर महापुरुष में, हर ऐसे व्यक्ति में जिसने समाज में एक छाप छोड़ी है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जिस पर विवेचना और विश्लेषण जारी रहना चाहिए। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे जानकारी मिली, पता नहीं करेक्ट है कि नहीं, कि आपने जब ये कविता पढ़ी तो आपके पास एक और कविता थी अदम गोडवी साहब की। हाँ। अदम गोडवी मेरे पसंदीदा लोगों में से हैं। आपको बिल्कुल ये नहीं पता कहाँ से चला आपको ये कहीं मैंने इंटरव्यू में बोला नहीं, कि मुझे नहीं पता, लेकिन जानकारी हाँ, मिली। मेरे कौन पास सी थी कविता वो थी कविता अदम गोडवी थी की? क्योंकि वो पार्लियामेंट तो नहीं है ये। नहीं, वो कविता थी, बेहद खूबसूरत कविता है, चमारों की गली में। हाँ, चमारों की गली में। लेकिन चूंकि उस शब्द के एक्सपंज हो जाने का खतरा था, क्योंकि आमतौर पे वो एक्सेप्ट नहीं होता है पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में, तो मैंने उसे खारिज कर दिया था कि नहीं, इसे नहीं पढ़ा जाए। अब पार्लियामेंट में तो शेर में झूठ बोल दे तो भी एक्सपेंस हो जाता नहीं, वो तो मैं कई दफा देखा हूँ। एक्सपंज होने की कहानी बहुत अद्भुत है। थैंकफुली मैं अब तक मेरे भाषण का कोई हिस्सा एक्सपंज नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री का भाषण एक्सपेंस नहीं, करवाते। उसमें भी देखिए, मैं एक बात कहूँ सर, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैं हाँ, पार्लियामेंट 40 साल कवर किया। मैं 2018 की ये घटना है, और संभवतः जो व्यक्ति उस समय में हरिवंश जी के समक्ष चुनाव लड़ रहे थे, संभवतः उन्हें आज कर्नाटक का पीसीसी चीफ बनाया गया है, बीके हरिप्रसाद हमारे पुराने मित्र हैं। हाँ, तो उनके नाम में भी हरि है और हरिवंश जी के नाम में भी हरि है। तो पीएम आए, और पीएम जाहिर है जब स्वतः स्फूर्त बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता, तो कई दफा वो आवेग में बह जाते हैं। और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही जो मुझे, और मेरा उस समय में 3 महीना भी नहीं हुआ था। 18 में तो आपने हाँ, अप्रैल में आया था। अप्रैल में आए हैं शायद आप। ये जुलाई अगस्त की घटना होगी, मॉनसून सेशन की। तो मैं अचंभित हुआ, सीपीएम के दोस्त साथियों से बात की, मैंने कहा यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल बाद कोई जब पार्लियामेंट में रिसर्च करेगा स्पीच की, तो उसे ये बेतुका लगेगा कि पीएम ने। तो मैंने और मुझे, मैं धन्यवाद उस समय के चेयरमैन का भी देना चाहूँगा कि उनको आइडिया था कि मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस बात का है, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया, कर्टेल नहीं किया। और अगले दिन एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक, सबने छापा, एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा देखिए, आज आप नहीं मानिएगा, बट आई हैव डन माय पीएम अ फेवर। रिकॉर्ड में अब वो चीज नहीं है कि आज से 15 साल बाद उसको कोई उस पर सवाल खड़ा करे, उसको कोट करे और ये कहे कि इस देश की राजनीति में एक ऐसा क्षण भी आया था जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद के उच्च सदन में हुआ था। लेकिन आपने तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर भी ऑब्जेक्शंस किया। देखिए, वो मुझे बहुत, एक बात आपके साथ मैं कहूँ इसको वेरी ऑनेस्टली, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या थर्ड फ्रंट, मुझको लगता है ना कि प्रेसिडेंट के स्पीच लिखने की ये परिपाटी बदलनी चाहिए। सरकार का स्टेटमेंट। हाँ, मुझको लगता है कि थोड़ा बदलाव इसमें हम कर सकते हैं एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी, कि गवर्नर का एड्रेस सिर्फ सीएम की कैबिनेट का रिकमेंडेशन ना हो, या ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एड्रेस उनको कम से कम इतनी स्पेस हो कि अगर वो टेलीविजन पे अगलगी देख रही हैं, भूखमरी देख रही हैं, तो उनका अभिभाषण शमशान में विवाह का गीत ना लगे। ये किया जा सकता है। गंभीर टिप्पणी है। और उस आदमी से जो किसी समय इंडिया ब्लॉक का या अपोजिशन का डेप्टी चेयरपर्सन का मेंबर वो भी हो, कैंडिडेट भी हो। देखिए, उन सब चीजों में आपका अपना दखल नहीं होता। हालांकि मैं उस पद के लिए, मेरे अंदर कभी लालसा नहीं रही। मुझे लगा कि वो एक ऐसा पद है जो आप वहां चले गए तो बोलने के अधिकार से आप वंचित हो गए। अब आप सिर्फ दूसरों को बुलवाओ, उनका वक्त देखो, घंटी बजाओ, बैठ जाओ। ये इसके अलावा